सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। पाकिस्तान ने जो डील की थी, जो अब तक की सबसे बड़ी डील थी पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील, उसके बाद एक और खतरनाक डील कर ली है। और यह डील उतनी खतरनाक है जितनी डिफेंस डील खतरनाक है। दोस्तों, पाकिस्तान की आईएसआई को कौन नहीं जानता, इसके कारनामे कौन नहीं जानता। हजरात मोहतरम, अब इसी आईएसआई को सऊदी अरब ने अपना सब कुछ मान लिया है। दोनों देशों के बीच अब इंटेलिजेंस एग्रीमेंट हो गया है। दोनों ही देश, सऊदी अरब और पाकिस्तान, अब एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब पर इतना भरोसा कर लिया कि उसकी इंटेलिजेंस को ही एक्सेस दे दिया है हर चीज का। अब आईएसआई और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस मिलकर साथ काम करेगी। इससे सीधी सीधी अपने मुल्क की बात करूं तो भारत के लिए एक और बड़ा खतरा है। अब जैसे ही सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हुए, पाकिस्तान ने मौका देखते ही चौका मार दिया। हजरात, ओआईसी की मीटिंग हुई और ओआईसी के स्टेटमेंट आपके सामने जारी कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान ने शेयर किया है। ओआईसी की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसमें अजरबैजान है, सऊदी अरब है और पूरा ओआईसी है, अरब देश। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि हम हर तरह से पाकिस्तान के साथ हैं। अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का क्या व्यू है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठा लिया है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान के भाई तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यूएन में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और कहा कि भारत जो है यूएन की मदद ले और कश्मीर का जो मुद्दा है पाकिस्तान से वो सुलझाए। 2019 से अब तक 6 बार रजब तैयब एर्दोगान कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। उधर एक बार फिर से अमेरिका भारत को लाल आंख दिखा रहा है। भारत को लाल आंख दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के जो एनवॉय हैं, उन्होंने कहा कि आप दुनिया में पूरे इस अर्थ पर कहीं से भी तेल ले लीजिए, किसी से भी तेल लीजिए, लेकिन रशिया से नहीं। यह हमारी पोजीशन है और बहुत क्लियर है। अमेरिका के पास खुद तेल है, वो बेच सकता है, कोई भी बेच सकता है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम भारत को सजा दें। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात भारत के लिए एक सजा बनते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री का दावा यह है कि हम रूसी तेल पर बात कर रहे हैं डायरेक्ट भारत से। अब बस इंतजार करना है दोस्तों कि भारत का क्या स्टैंड होता है। रशिया Su-57 भारत के साथ मिलकर बना रहा था। रूस और भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, लेकिन मोदी सरकार 2018 में इस प्रोजेक्ट से यह कह के बाहर आ गई कि भैया ये जो फाइटर जेट है ये खतरनाक नहीं है, टोटल 100% स्किल नहीं है, अमेरिका के फाइटर जेट को टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि मोदी सरकार दोबारा उस प्रोजेक्ट यानी Su-57 को रूस के साथ मिलकर बनाने को तैयार है और Su-57 के 2 स्क्वाड्रन खरीदने को सोच रही है। वहीं भारत के एयर मार्शल ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में हम ड्रोन को काउंटर करने की प्रैक्टिस करेंगे। अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान हम जैसा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें पाकिस्तान से एक कदम आगे रहना है। जहां अमेरिका भारत को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं भाजपा के मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि हम अमेरिका से एनर्जी ट्रेड बढ़ाएंगे और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में साथ काम करेंगे। मतलब समझ रहे हो आप, अगला बंदा हमको थुतकार रहा है और ये जो है लाल आंख दिखाने की बात करते थे। सब चीजें अब दूध का दूध पानी की पानी हो रही हैं। अब ट्विटर यानी एक्स का अपडेट जान लीजिए। आपको मालूम है भारत सरकार, मोदी सरकार किस तरह से एक्स पर पोस्ट किए जाने वाले कुछ कंटेंट्स को ब्लॉक करवाती है। मतलब हजारों अकाउंट सस्पेंड करवाती है जो उनकी आलोचना करते हैं। तो एलन मस्क ने भारत की कर्नाटक कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर दिया था और मोदी सरकार से वो लड़ रही थी। लेकिन एलन मस्क बेवकूफ को यह पता नहीं था कि भाई यहां मोदी सरकार है, कोर्ट कचहरी तो भाई समझ रहे हो। अब आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स से कहा है कि अमेरिका का कानून यहां लागू नहीं होगा। अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा है।
कंटेंट ब्लॉक करने के खिलाफ एलन मस्क ने याचिका लगाई थी। यह बयान कोर्ट का, मतलब कर्नाटक कोर्ट का, एलन मस्क को झटके जैसा माना जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, 3 देश माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये तीनों ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ग्रुप से बाहर हो गए हैं। हजरात, यूएन की मीटिंग में जाने के लिए जब उस बिल्डिंग में, इमारत में डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और जैसे ही वो एस्केलेटर पर चले तो भाई वो एस्केलेटर बंद हो गया। रिपोर्ट यह है कि उन्हीं की टीम ने गलती से बंद कर दिया था। फिर उनको पैदल चलना पड़ा। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप ऑफेंड हो गए इतनी में ही, क्योंकि उन्होंने यूएन के अंदर स्पीच में ही शिकायत कर दी। और एक शिकायत और करी कि मुझे यहाँ पर आने के बाद 2 ही चीज़ मिली, एक तो ख़राब एस्केलेटर और दूसरा ख़राब टेलीप्रॉम्प्टर। बिना टेलीप्रॉम्प्ट के हमारे वाले की तरह पता नहीं बोल पाता है कि नहीं, लेकिन खैर, इसके बाद मामला और बढ़ गया। अमेरिकी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए कि अरे डोनाल्ड ट्रंप का जो है एस्केलेटर बंद कर दिया इन लोगों ने। किसने किया, पता लगाओ। हमारे राष्ट्रपति को यार अपनी टांगों का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर, ये है हाल है भाई। डोनाल्ड ट्रंप को जो भूख है नोबेल पीस प्राइज की, खुद अमेरिका के 76% आबादी नहीं मानती कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। 76% अमेरिकी आबादी कह रही है बेवकूफ आदमी है, काहे का इसको नोबेल प्राइज। दुनिया को ज्ञान देने वाला न्यूक्लियर पर, कि न्यूक्लियर कम बनाओ, न्यूक्लियर ना बनाओ, इसी अमेरिका ने समुद्र से 4 परमाणु बमों का टेस्ट कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप कितना घुन्ना आदमी है, इस बात से अंदाजा लगाइए कि व्हाइट हाउस के अंदर जो प्रेसिडेंट वॉक है, यानी जो एक गैलरी है, उसमें अमेरिका के इतिहास में जितने राष्ट्रपति रहे हैं, लाइन से सबकी फोटो लगी है। ये है वीडियो, सबकी फोटो लगी है। लेकिन एक फ्रेम वहां ऐसा नजर आ रहा है जिसमें, जहां पर फोटो बाइडेन की लगी होनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ बाइडेन के साइन लगाए हैं, बाइडेन का फोटो नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी देश का राष्ट्रपति भी कितना बड़ा घुन्ना हो सकता है। चाइना ने लेजर हथियार बना लिया है और उधर उसका छोटा भाई पाकिस्तान अब उस लेजर हथियार को खरीदने में इंटरेस्ट ले रहा है ताकि वो पाकिस्तान की नेवी को लेजर हथियार दे सके। अमेरिका कह रहा है दुनिया से चीन से दूर रहो, चीन से दूर रहो, चीन से दूर रहो, चीन से दूर रहो। लेकिन ये देखिए तस्वीर, अमेरिका की यानी डोनाल्ड ट्रंप की डेलीगेशन चाइना पहुंची और चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और यही अमेरिका दोगला दूसरों से कहता है कि चीन से दूर रहो। वहीं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात काफी अच्छी रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक समय पर मोदी जी का दोस्त हुआ करता था और आज वो मोदी जी को इज्जत देने के बजाय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की सेना को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। अभी भी गोदी मीडिया को जरा सा मौका मिलता है तो फौरन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती का बखान करने लगता है। लेकिन इतने बेगैरत गद्दार, देश के गद्दार वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे, उसकी तस्वीर लेकर तिलक लगा रहे थे, उसकी विजय होने के लिए उसकी आरती उतार रहे थे। आज वो सब बिल में घुसे हुए हैं। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए, उनकी वजह से देश पे बात आ रही है। यूएन के अंदर ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की जंग में फंड करने वाला सबसे बड़ा अगर कोई है तो भारत और चाइना है। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil. But inexcusably, even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy. Think of it. They're funding the war against themselves. Who the hell ever heard of that one? In the event that Russia is not ready to make a deal to end the war, then the United States is fully prepared to impose a very strong round of powerful tariffs, which would stop the bloodshed, I believe, very quickly. But for those tariffs to be effective, European nations, all of you... ट्रंप किस तरह का आदमी है, इस चीज से समझिए कि एक एलिवेटर खराब हो जाता है या बंद हो जाता है
तो यूएन में जाकर अपना आर रोना शुरू कर देता है। आर स्टैंड फॉर, समझ रहे हैं ना आर क्या मतलब, हाँ, वो यूएन में जाके आर रोना शुरू करता है। लेकिन उसी के देश में, अमेरिका में, फ्रांस के राष्ट्रपति जब यूएन के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, बिल्डिंग की तरफ, तो पुलिस नहीं, अमेरिका की पुलिस ने फ्रांस के राष्ट्रपति की कार रोक दी बीच में और कहा आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो है कॉन्वॉय गुजर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर रहा है। फिर बेचारे इमैनुअल मैक्रोन ने फोन किया डायरेक्ट ट्रंप को, कहा कि बस तुम्हारी वजह से मुझे रास्ते में रोक दिया, तुम्हारे काफिले की वजह से। अब आगे से ट्रंप का क्या रिप्लाई था मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद हुआ यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बेचारे को पैदल जाना पड़ा। देखिए अब पूरा मंजर। I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Are we ready for a while? Put yourself in the picture. So President does have some time. Non, c'est bon, Look c'est at bon me, les look gars. at me. Voilà. Thank you, take care, take care. Thank you. सीधा सीधा ये एक मतलब मेहमान को बेइज्जत करने वाली बात है, ये ट्रंप ही कर सकता है। इतना ही नहीं, ठीक ऐसा ही रजब तैयब एर्दोगान के साथ किया गया। जब डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर रहा था तो सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को भी सड़क के किनारे रोक दिया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यूएन के अंदर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बच्चों और बुजुर्गों पर मिसाइल गिरवा रहा है, यह कह रहा है कि वो तस्करी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के अंदर ही तस्कर रह रहे हैं। So it's easy to shoot missiles against the speedboats with migrants and accusing them of terrorism and drug trafficking when they don't have a single weapon to defend themselves. When the real drug traffickers live in New York, here, just a few blocks from here, in Miami, and they reach agreements with the DEA. And they're allowed to. उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने कहा है कि जो कैरेबियन सी है वहां जिस तरह से अमेरिका की फौज पूरी ताकत से तैनात है, इससे पूरे इलाके में जंग छिड़ सकती है। अमेरिकी चैनल पर तालिबान के स्पोक पर्सन ने साफ कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपनी जमीन का एक हिस्सा भी अमेरिका को दे दें। हजरात, वहीं आपको पता है कि भारत के अंदर चल क्या रहा है। मुसलमानों को यह फंसाने की साजिश है, उकसाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं तमाम मुसलमान इंस्टाग्राम पे जो मुसलमान बन रहे हैं, और मानता हूं कि उनको तकलीफ हो रही है जिस तरह से हुजूर का अपमान किया गया है, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ ठलुओं को ये काम दिया गया है कि तुम मुसलमानों के धर्म पर बोलो, कनॉट प्लेस में खड़े होकर तुम हुजूर का अपमान करो, पुलिस प्रशासन सब तुम्हारे साथ है, तभी उनको इतनी हिम्मत मिल रही है, वरना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा कौन कर सकता है। जब मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के देवी देवताओं पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो सामने से सीधा हमारे दीन इस्लाम और प्रॉफिट पर क्यों बोला जा रहा है। ये पूरी साजिश है माहौल ख़राब करने की। सबसे पहले मैं ये निवेदन करूँगा अपने तमाम जितने भी क्रिएटर्स हैं, भाई इस चक्कर में मत पड़ो। जिस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरह के नारे आप लगाकर इस इंस्टाग्राम पर रील बनाकर पोस्ट कर रहे हो, इससे आपके परिवार को तकलीफ होगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है, जज्बात में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हाँ, इतना ही शौक है और सच में कुछ करना चाहते हो तो एक बेहतरीन कदम अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरू किया है, उठाया है कदम। ये कदम मिट जाएगा अगर आपका साथ नहीं होगा, और ये कदम मैंने अपने लिए, आपके लिए नहीं, ये कदम जिसके लिए मैंने उठाया है उसका नाम मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्क्रीन पर मौजूद ये मैंने यूएन के अंदर पिटीशन दाखिल की है जिसे आपको साइन करना है। आप बहुत सारी पिटीशन साइन कर रहे हैं, लेकिन मैं एक लेवल ऊपर गया हूँ, यूएन तक सीधा बात पहुँचाना चाहता हूँ। और अगर ये बात वहाँ पहुँच गई, आपने साइन कर दिया,
तो यकीन जानिए, मैं नाम नहीं लूंगा, अगला इंसान रात को 8 बजे आके खुद अपने लोगों को समझाएगा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई ये स्कैनर है जो आपकी स्क्रीन पर बीच में नजर आ रहा है, ठीक। अपने किसी भी मोबाइल कैमरा से इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, एक लिंक आएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, वेबसाइट ओपन होगी यूएन पिटीशन की जो मैंने दाखिल की है। तमाम आपकी शिकायतें मैंने यहाँ पर लिख दी है और आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना नाम और ईमेल आईडी डालना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगर आपका दिल करे तो इस लिंक को या जो बारकोड मैंने दिखाया है उसको आप शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी आगे आएँ। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी लगाइए, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी वीडियो के इस पार्ट को काट कर आप अपने यूट्यूब पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए। ये मेरे लिए नहीं है। लोग कह रहे हैं यहाँ इकट्ठा हो जाओ, वहाँ इकट्ठा हो जाओ और फिर आपस में लड़ भी रहे हैं। हुजूर के नाम के लिए, उनके लिए लड़ते लड़ते आपस में ही लड़ रहे हैं। ये क्रिएटर इसको गरिया रहा है, ये क्रिएटर इसको गरिया रहा है, अरे साजिद तो ये था, अरे फलाना तो लौंडिया बाज था, अरे उसका तो काला चिट्ठा मैं बताऊंगा, अरे वो तो पैसे लेके काम करता है। ठीक है भाई, कोई पैसा लेके काम करे, कोई बिना पैसे लिए काम करे, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे काम करो, लेकिन बात किसकी हो रही है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और लड़ना था उनके लिए, लड़ने लगे आपस में। ये बेवकूफ़ी हुतियापा है कि नहीं? और जिनके अंदर मतलब जोश भरा पड़ा है सिर्फ रील बनाने के लिए, वो लाइन ऐसे यूज कर रहे हैं कि वो संविधान के दायरे में पकड़े जाएंगे और आपका तो इंतजार किया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ करो। देखिए, जो दीन को गाली बक रहे हैं, इस्लाम को गाली बक रहे हैं, वो भारत की राजधानी दिल्ली में सबसे हाईफाई इलाके सीपी में खड़े होकर गरिया रहे हैं। तो कोई तो बैक सपोर्ट होगी भाई उनकी, कुछ तो प्लान होगा ना उनका। समझ रहे हो आप? तो आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर गंदी गाली बक रहे हो या फिर धमकी दे रहे हो, तो भाई एक टीम और दूसरी बैठी है आपके ही पोस्ट पर नजर रखने के लिए। फिर आपके घर वाले परेशान होंगे, आपको गायब होना पड़ेगा। तो देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कानून के दायरे में। मेरा यह मानना है हर मोहल्ले, हर गली में कोई ना कोई एक वकील जरूर मिलेगा। आप अपने वकील साहब से उनकी जो फीस है कंसल्ट करने की वो आप दीजिए। कोई ईमान वाला वकील होगा तो कहेगा भाई नहीं, इस काम के लिए तो मैं आपको ज्ञान दे ही सकता हूं। आप उनसे बात कीजिए, अपने बड़ों से समझिए, वकील को अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए भाई इसमें क्या कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी कौम में वैसे ही नौजवान का हाल क्या है, बेरोजगारी है, परेशानी है, हमारा पढ़ना लिखना, नौकरी करना मुश्किल है। ऐसे में मैं नहीं चाहता किसी और मुस्लिम युवक का भविष्य खराब हो। हाथ जोड़ रहा हूं भाई, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं और जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पूरे मुसलमान जो लोग होते हैं भाई, कोई नहीं आएगा थाने, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई आपकी पेशी पर नहीं आएगा, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाएगा। इसलिए भाई खुदा का वास्ता कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपकी ही ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत अच्छा कदम यह है कि हमें अपनी मस्जिदों को फुल करना है। आप नमाज पढ़िए, इबादत करिए और अपने किरदार से, अपनी ज़बान से, अपने अखलाक से, अपनी चाल से, अपनी ढाल से दुनिया को दिखाइए कि आप मुसलमान हैं, उम्मते मुस्लिमा हैं और आप किसके चाहने वाले हैं। ये वो गाली बक रहे हैं हमारे दीन को, हम भी पलट के उनको गाली बकें, उनमें हमें फ़र्क क्या रह गया भाई? ठीक, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।